हेलो एस्पिरेंट्स, मुग़लों का पतन, डिक्लाइन ऑफ मुग़ल। इस चैप्टर में विशेष कुछ नहीं है। अगर आप कुछ छोटे छोटे टर्म्स को समझते हैं तो यह चैप्टर आप ज़रूर आसानी से क्लियर कर सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डील भी कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मुग़लों का आर्थिक पतन हो रहा है तो उनका संपूर्ण पतन हो रहा है। आर्थिक पतन के साथ साथ कभी कभी पर्सनालिटी को देखा जाता है कि औरंगजेब के बाद जितने भी सक्सेसर आए उनके, वो उतना स्ट्रॉन्ग शासक नहीं हुए। पर्सनालिटी ज़रूर कई एक बार साम्राज्य को बचा ले जाती है अपनी नीतियों की वजह से। तो किसी भी शासक ने वैसी नीतियाँ न बनाई न चलाई। औरंगजेब स्वयं नीतियों को जो अकबर द्वारा बनाई गई थी और चलाई गई थी, बाद के शासकों ने भी कमोबेश खींचा उसे, औरंगजेब भी खींचे। किसी भी शासक में कोई, देखिए अकबर का बनाया हुआ स्ट्रॉन्ग सिस्टम आगे खींच रहा है औरंगजेब तक, लेकिन कोई भी शासक उस चीज़ को बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ा रहा है, यह भी दिखता है। तो मुग़लों का पतन एक ग्रेजुअल सिस्टम है, अकबर के बनाए हुए सिस्टम। इसीलिए अकबर बहुत महान माना जाता है, क्योंकि वह सिनेरियो को देखते हुए, अब जब वो हराता है राजाओं को, तो हराने के बाद अपमान की एक सिचुएशन बनती है तो अपमानित नहीं करता है। हराने और अपमान करने के बीच में जो एक आइडियल कंडीशन है कि हराने के बाद भी उन्हें ससम्मान अपने में मिला लेना, यह पॉलिसी बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी अकबर की थी, जिसके वजह से उसने अपना इतना भव्य साम्राज्य खड़ा किया और मुगलिया सल्तनत लंबे अवधि तक चल पाया। बहुत बेहतरीन उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से लंबा चला। लेकिन बाद के, खासकर औरंगजेब यह चाहते, देखिए थोड़ा मोड़ा साम्राज्य अप डाउन डगमगाना और बाकी सब होता है। अगर शाहजहाँ के अंतिम समय से ही फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर माना जाता है, तो उसमें स्थापत्य कला का कितना बड़ा कार्य हुआ है उस क्षेत्र में, शाहजहाँ ने करवाया, आप देख रहे हैं। मुग़लों का एक खासियत और भी है कि वो लगातार युद्ध करते रहते हैं, चाहे शासक कोई भी हो। उससे भी आपका खर्च बहुत ज़्यादा राजस्व पे भार पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर तो आपका साम्राज्य बड़ा हो रहा है, राजस्व और भी बेहतरीन तरीके से डेवलप हो सकता है, लेकिन अपने जिद के लिए युद्ध लड़ना जो औरंगजेब ने किया, कि बहुत सारे उसने युद्ध अभियान चलाए, और दक्कन का जो अभियान था उसका, वह तो कहना ही नहीं। वह इतना लंबा अभियान, जिसके वजह से मनसबदारों की संख्या को बढ़ाना, और मनसबदार की संख्या बढ़ेगा तो टैक्स पे फ़र्क पड़ेगा, टैक्स जो कि किसान से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है। जो इनका इकोनॉमिक डैमेजेस हो रहा है। एग्रीकल्चर जो है मुग़ल साम्राज्य का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मनसबदारी आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है। आप मनसबदारी को ध्वस्त कर देते हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि हम औरंगजेब का पतन नहीं पढ़ रहे हैं, हम मुग़लों का पतन पढ़ रहे हैं। यह बात अलग है कि मुग़लों के पतन में अहम रोल औरंगजेब ने निभाया। इन्हें एक ठीक ठाक साम्राज्य मिला था और यह क्या करते हैं कि खजाना खाली करके जा रहे हैं पूरा का पूरा। 1707 में जब इनकी मृत्यु होती है तो खजाना खाली होता है। तो अब क्या क्या औरंगजेब ने वो डिस्टर्बेंसेस किया था जिससे कि ये हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं कि चाहे दक्कन पॉलिसी हो, वो दक्कन पॉलिसी की वजह से मनसबदारों की संख्या बढ़ाना और बाकी सब। इसके बाद रिलीजियस एक्टिविटी भी उनकी वैसी ही है। जो अकबर ने राजाओं को हराने के बाद, स्पेशली राजपूत राजाओं को हराने के बाद, उनको अपना मेन पिलर बनाया। राजपूत जो थे, क्षत्रिय जो थे, वो मेन पिलर थे इस साम्राज्य के। वो कितना अच्छा यूज कर रहे हैं लोगों का, और अपने जो सहयोगी राजा हैं उनका। लेकिन औरंगजेब इन बातों का ख्याल नहीं रखते हैं। वो धार्मिक स्तर पर भी बदनाम हो रहे हैं और मनसबदारी और फाइनेंशियल स्तर पर भी वो डिस्टर्ब लगातार हो रहे हैं। युद्ध अभियान और बाकी सब आप देख ही रहे हो। तो कुल मिलाकर के इसके बाद जो मुग़लों का पतन जब हम पढ़ रहे थे, तो उसके बाद जो औरंगजेब के बाद जो शासक हैं, उनमें से भी किसी ने कोई इस तरह का पॉलिसी या इस तरह का कार्य नहीं किया कि इस साम्राज्य को बचाया जा सके। आक्रमण भी है, चाहे वह नादिर शाह का हो या अहमद शाह अब्दाली का हो। देखिए आक्रमण वाला पार्ट तो फिर भी हम लोग थोड़ा कैजुअली ले सकते हैं कि अगर वो ना होते तो इधर मराठा थे। अहमद शाह अब्दाली अगर ना होते तो मराठा खुद काबिज हो रहे थे मुग़ल वंश पे, और हो भी जाते। तो खैर वो पॉइंट है, तो वो आपको लिखना है। तो कुल मिलाकर के आप लगभग सारे पॉइंट्स को मैंने टच कर दिया है कि इनका रिलीजियस पॉलिसी या फिर उनका जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, मनसबदारी, जागीरदारी। हाँ, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि
कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ जाता है जागीरदार और जमींदार में क्या अंतर है। देखिए, जमींदार जो है वो भूस्वामी है, बस इतना ही मतलब है, वो सरकार के टर्मिनोलॉजी में नहीं है। और जागीरदार शब्द सरकार का टर्मिनोलॉजी है, जैसे मनसबदार है, आप मनसबदार को समझ रहे हैं, वैसे जागीरदार। तो जागीरदार को बताइए कि यह सरकार का टर्मिनोलॉजी है, सरकार इन द सेंस कि राजा का अपना बनाया हुआ सिस्टम, ठीक है। और जमींदार जो कि एक सोशल टर्म है। तो इस अंतर को आप समझिए कि जागीरदार कौन है, जो जागीर का, किसी साम्राज्य के जागीर का उसको मिला हुआ है चार्ज, वो जागीरदार हुआ। और जमींदार कौन है आप समझ रहे हैं, जिसके पास ये ज़मीन हो, जो बड़ा भूस्वामी हो, उसे जमींदार कहते हैं। तो डिक्लाइन ऑफ मुगल में लगभग सारे पॉइंट्स जो थे आप देख रहे हैं। अब इसमें पूरे पीरियड में जैसे हम केवल औरंगजेब का तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो बाद के फेज में बहुतों जो मनसबदार थे, बड़े बड़े मनसबदार थे, वो स्वतंत्र राजा के रूप में अपना साम्राज्य या अपना क्षेत्र चलाने लगे थे। ये अलग बात है कि वो मुगलिया जो भी शासक बैठे हुए थे उनको इन नेम ओनली मान रहे थे कि आप हमारे राजा हो। तो इसका भी कारण रहा है जो कि ज़्यादा संख्या में, औरंगजेब ही जड़ हैं इसके, कि ज़्यादा संख्या में मनसबदार आप रखेंगे, नेचुरल सी बात है कि वो भार पड़ेगा किसानों पे, और किसान पे जब भार पड़ रहा है तो, और आपने जो पॉलिसी चलाया था रिलीजियस, इसके वजह से कई एक जगह देखा गया है कि सेम कास्ट के जो किसान थे और जमींदार थे वो मिल करके मुगलिया सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। बहुत जगह ये भी हुए हैं, ऐसे भी विद्रोह हुए हैं। तो चारों तरफ अपनी व्यवस्थाओं को आप प्रशासकीय सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं, फाइनेंशियल डैमेज हैं ही, और रिलीजियस पॉलिसी को भी डैमेज कर रहे हैं। रिलीजियस पॉलिसी बता रहा है कि आप किसी भी एंगल को, जो आपका स्ट्रॉन्ग पिलर्स है, जबकि आप देखेंगे कि मनसबदार सर्वाधिक औरंगजेब रख रहे हैं, तो सर्वाधिक राजपूत मनसबदार इनके पास हैं, औरंगजेब के पास। लेकिन आप सिस्टम को ऑर्गेनाइज नहीं करके तितर बितर किए हुए हैं, तो मुगलों का डिक्लाइन तो होगा, आपके साम्राज्य का डिक्लाइन तो होगा। उसका आधार औरंगजेब ने रखा, और बाद के शासकों ने कहीं भी प्रयास उस स्तर पे नहीं किया, या कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं आया जिससे कि यह साम्राज्य बचाया जा सके। थैंक यू।